स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.5 का चौथा क्वेश्चन। इसका पहला प्रश्न करते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या कहता है। पहले प्रश्न में कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, अब आपके पास चॉइस है, आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करके इसमें इसका हल निकाल सकते हो। चाहे आप विलोपन विधि अप्लाई करो, चाहे प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करो, चाहे आप वज्र गुणन विधि अप्लाई करो, किसी भी विधि से आप अब मान निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलो करते हैं इसको। पहला प्रश्न अब आपके सामने है। अच्छा, पहला प्रश्न एक बार पढ़ लें क्या कहता है। पहले प्रश्न में कहता है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य याद कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि नियत व्यय क्या है। ठीक है, तो ये कहता है कि भाई अगर आप हॉस्टल से खाना खा रहे हो, एक छात्र ने ये कहता है कि छात्रावास के मासिक व्यय, छात्रावास में आप रहते हो, हॉस्टल में आप रहते हो तो उसका कुछ खर्चा भी होता है। ठीक है, उस खर्चे में क्या क्या चीज़ शामिल होती है? तो छात्रावास में रहने का खर्चा, दूसरा खाना खाने का खर्चा। ठीक है, तो इस छात्रावास के मासिक महीने का जो खर्चा है उसमें कुछ भाग तो निश्चित है कि आप रहें, आप खाना खाएं या ना खाएं वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप रह रहे हैं तो मान लो आपको कुछ नियत रुपए तो देने ही पड़ेंगे। ये कुछ भी हो सकता है, मान लो आपको 1000 रुपये तो देने ही है, चाहे आप खाना खाओ या मत खाओ। उसके बाद अगर खाना खाते हो तो प्रतिदिन के हिसाब से आपको खाने का व्यय लगाकर और पूरा टोटल करके आपको बिल बना के दे दिया जाएगा। चलिए जिसको करते हैं। तो अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम लिखेंगे कि माना जो छात्रावास है छात्रावास का नियत कांस्टेंट, नियत कैसा है, ये मासिक है, मासिक शुल्क कितना ले रहे हैं वो कुछ मान सकते हैं। हमने माना भैया X रुपये, तो ये उसी के ले रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू के, यानी कि इतना तो देगा एक स्टूडेंट। अगर आप हॉस्टल में रहेंगे तो आपको X रुपये तो देने ही हैं। आप जितने दिन खाना खाओगे उसके हिसाब से आपको अलग पैसे देने। अब इसमें हम लिखते हैं प्रतिदिन भोजन का शुल्क, तो ये हम मान लेते हैं ₹Y। अगर आप 10 दिन भोजन करोगे तो 10Y आप दोगे। ठीक है, अगर आप 10 दिन वो कर रहे हो भोजन, एक दिन का अगर Y रुपये देने पड़ रहे हैं तो 10 दिन के कितने दोगे? 10Y दोगे। 10Y तो ये दोगे, प्लस X रुपये और जोड़ दिया जाएगा, तो ये मिला के आपको शुल्क देना पड़ेगा। तो अब हम इसमें दो छात्र हैं, छात्र A और छात्र B। तो अब हम कहते हैं छात्र A के लिए, छात्र A के लिए क्या है भाई, हमने कहा कि छात्र A ने, इसने कहा है कि 20 दिन भोजन किया तो उसे X रुपये तो देना ही है, X रुपये तो देना ही है, प्लस 20 दिन भोजन किया यानी कि 20Y रुपये मिला के उसने दिए, कितने दिए? 1000 रुपये। ठीक है, और एक छात्र B भी है, तो छात्र B के लिए, अब छात्र B कितने पैसे दे रहा है? छात्र B दे रहा है 1180 रुपये। तो X तो देने ही है, इसको तो आप नकार नहीं सकते। अगर आप
छात्रावास में रह रहे हो तो 100 रुपये तो देने, अब खाने के जितने दिन खाओ। तो जो छात्र बी है उसने 26 दिन भोजन किया और उसने दिए 1180 रुपये। अब हमें ये निकालना है कि ये जो नियत शुल्क है ये कितना है और प्रतिदिन जो भोजन वो कर रहे हैं उसका कितना खर्चा है। अब आपके पास सारे ऑप्शन खुले हैं, कोई सा भी आप ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको करें वज्र गुणन विधि से, चाहे आप इसको प्रतिस्थापन विधि से करें और चाहे आप इसको विलोपन विधि से करें। तो स्टूडेंट अब ये चॉइस आपके हाथ में है, आप किसी से करें। तो यहाँ मैं अब इसको करता हूँ विलोपन विधि से। समीकरण 1 और समीकरण 2 हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 2 में हम देख रहे हैं कि ये तो अपने आप में बराबर है, तो उसमें तो कुछ ज़्यादा करने की टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या काम करें कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा देते हैं जी। समीकरण 2x प्लस 26y बराबर 1180 है और दूसरी कहती है x प्लस 20y बराबर 1000 है। चलो जी घटाते हैं, घटाने में सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये कट गया, ठीक है, और ये कट गया तो यहाँ पर बचा 6y बराबर कितना बचा 180। तो 6y बराबर 180 बचा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हमारे पास हो जाएगा ये कितना 180/6। तो ये हमें कितना मिलता है, y बराबर आ गया हमारे पास 30। ठीक है जी। तो अब हम y का मान समीकरण किस में रखें, 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000। अब x प्लस 20 गुणा 30 बराबर 1000। तो x प्लस 600 बराबर 1000। तो x बराबर आ गया 1000 माइनस 600। तो x बराबर आ गया 400। ठीक है, तो x बराबर 400 आ गया। अब x हमने माना क्या था, हमने माना था नियत शुल्क। अतः छात्रावास का नियत शुल्क हमने x माना था और नियत शुल्क वो भी मासिक है, यानी कि महीने का, एक दिन का नहीं है ये हमारे पास आया ₹400। और दूसरा हमने माना था प्रतिदिन भोजन। तो प्रतिदिन भोजन का शुल्क, तो डेली जो खाना खाते हैं उसका शुल्क कितना है, उसका शुल्क है जी y क्या है, ये है 30 रुपये। ठीक है, तो यूँ करके हमारा ये पहला प्रश्न हो गया। अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए जी, दूसरा प्रश्न क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में से 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलो जिसको भी करते हैं। तो ये हमारा जो है ये हो गया 4 का दूसरा प्रश्न है। ठीक है, अब इसको करना प्रारंभ करते हैं हम। तो दूसरा क्या कहता है, अब माना अंश बराबर x तथा हर क्या है भैया, हर है y। तो भिन्न क्या हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा x/y। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है, एक बार और पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि
अंश में से एक घटा दो। तो प्रश्नानुसार अंश में से एक घटा दो, घटा दिया, ठीक है। तो वह संख्या 1/4 आ जाएगी। अंश में से घटाना है और हर में से तो कुछ करना ही नहीं है, तो संख्या 1/4 हो जाएगी, ठीक है। अब 1/4 हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक इक्वेशन बना लो। तो 4x - 4 बराबर y, या कहेंगे 4x - y = 4। ये समीकरण आ गया हमारे पास एक। अब अगली कंडीशन क्या कहता है, ये कहता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। पहले मैं कह रहा था 1/3, पहले मैं कह रहा था 1/3 हो जाती है, तो यहाँ हम 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 रखेंगे, यहाँ 3 आ गया और यहाँ भी 3 आ गया। चलो एक बार और लिख लेते हैं, 3x - y बराबर 3। ये हमारी पहली समीकरण है, ठीक है। अब ये कहता है कि और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो तथा अब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो अंश में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ और हर में 8 जोड़ दिया, तो ये हो गई 1/4, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x बराबर y + 8, यानी कि 4x - y बराबर 8। ये आ गई हमारी दूसरी समीकरण, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए आप कोई भी विधि अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप वज्र गुणन से करें और चाहे तो आप इसको विलोपन से करो, प्रतिस्थापन से करो। मैं तो उसमें बेहतर समझूंगा कौन सा, विलोपन विधि। तो यहाँ देख रहे हैं कि y सेम है, तो वही अप्लाई करो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 4x - y बराबर 8, तो 3x - y बराबर 3। तो स्टूडेंट यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस का माइनस का, जो माइनस का प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ तो सीधे सीधा ये कट गया, अपोजिट साइन के हैं। तो यहाँ बचा x बराबर 5। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 1 में रखने पर, चलिए जी रखते हैं, 3x - y बराबर 3। तो 3 × 5 - y बराबर 3, तो ये हो जाएगा 15 - y बराबर 3। तो 15 - 3 बराबर y, यानी कि y बराबर आ गया हमारे पास 12, ठीक है जी। तो अब हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न थी हमारी x/y, और x का मान आया हमारा 5 और y का मान आया 12। तो हमारी भिन्न ये हो गई, ठीक है। तो यूँ करके इसका सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो गया। चलिए जी थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है वह पढ़ लेते हैं। यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहे हैं और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्धि पर उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, इसको ज्ञात कीजिए। चलो जी करते हैं, ये हमारा चौथे का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो माना, क्या माने, माना सही उत्तरों की संख्या क्या है, x है जी, ठीक है। और तथा गलत उत्तरों की संख्या ये कितनी है, ये y है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये कहता है, ये कह रहा है कि भैया
यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितने करे? 40। अब हम पहले क्या काम करें कि पहले तो कुल कितने प्रश्न हैं ये निकाल लो, कुल प्रश्नों की संख्या। तो x और y, ठीक है, इतने हैं। अब केस वन क्या कहता है? तो अगर जो सही उत्तरों की संख्या x है और सही के लिए कितने अंक मिल रहे हैं? सही के लिए 3 अंक मिल रहे हैं, ठीक है। और सही उत्तरों के लिए प्राप्त अंक, सही उत्तरों के लिए प्राप्त अंक, भाई एक के लिए x मिल रहा है और सही के लिए 3 मिलते हैं, तो यहाँ हमें मिल गए 3x, या कह लो x सही उत्तरों के लिए। तो y गलत उत्तरों के लिए प्राप्त अंक, प्राप्त नहीं कहेंगे काटे गए, बल्कि इसको कहेंगे हम काटे अंक। ये हो जाएगा कितने? काटने के लिए कितने थे, ज़रा एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। कटौती कितने की हो रही है? 1 अंक की कटौती हो रही है भैया। तो ये तो सिर्फ हमारे पास कितना है? y गुणा 1, यानी कि y आ गया, 1 गुणा y बराबर y आ गया, ठीक है जी। अब करते हैं इसको। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में कहता है कि जो ये व्यक्ति है, क्या नाम है इसका? यश। यश को प्राप्त अंक कितने हैं भैया? 40 है, यानी कि यश ने 3x और माइनस करे y, ठीक है। तो कुल मिले इसको 40। ये हमारी पहली समीकरण आ गई। अब आगे कहता है केस 2 में, दूसरी स्थिति में ये कहता है कि अगर 4 उसे अंक मिलते सही के और 2 गलत के कटते, तो उसको मिलते कितने? 50। x सही उत्तरों के लिए प्राप्त अंक कितने होते? 4x होते। और y गलत उत्तरों के लिए काटे अंक कितना हो जाता? अब यहाँ गलत के लिए कितने काट रहा है ये देखना पड़ेगा। 2 अंक काट रहा है, तो यहाँ हो गया हमारे 2y, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, अब इसे अंक प्राप्त हो रहे हैं भाई। 4x तो से मिल गए, अब कटे कितने? 2y कट गए, तो उसको कितने मिल गए? अब मिल गए उसको 50 अंक। तो ये समीकरण हमारी 2 आ गई। अब हम इसमें क्या करें, कौन सा मेथड अप्लाई करें, ये चॉइस आपकी है, ठीक है। चाहे आप किसी विधि से करें, तो मुझे तो जो आसान विधि लगती है वो सबसे बढ़िया है विलोपन विधि। यहाँ मैं देख रहा हूँ समीकरण 1 और 2 में अगर इसको हम दुगना कर दें तो बराबर हो जाएंगे। तो हम कहें कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए ये करते हैं। तो 4x माइनस 2y इजिकल टू 50, और ये हो गया हमारा 2 में से 1 को घटाना तो कोई कामयाब हुआ नहीं, 1 में से 2 को घटाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। चलो 1 में से 2 को घटा लेते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाओ तो 1 क्या हो जाएगा? 6x
और -2y बराबर 80। ठीक है, चिन्ह बदल दें तो क्या होगा, तो ये तो कट गया, तो 2x इजिकल टू 30, तो x इजिकल टू आ गया 30/2 यानी कि 15। तो x का मान तो आ गया हमारे पास 15। अब हम निकालेंगे y का मान, चलिए निकालते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3x - y बराबर 40 है, तो 3 × 15 - y बराबर 40, तो 45 - y बराबर 40, तो 45 - 40 बराबर y, तो y का मान हमारे पास आ गया 5। ठीक है, तो y का मान हमारे पास आ गया 5। तो कुल प्रश्न कितने थे, कुल प्रश्नों की संख्या ये x + y थी। ठीक है, अब x कितना 15 + 5, तो कुल प्रश्न हो गए जी 20। ठीक है, यूँ करके हमारा ये इसका थर्ड क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। और अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, पढ़ते हैं ज़रा एक बार। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। चलो जी करते हैं ज्ञात, देखते हैं ये क्या कह रही है, कहता है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट है, ये है जी 4th पार्ट। ठीक है, अब इसमें करना शुरू करते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि एक दो कार हैं इसमें। ठीक है, तो मैं कहता हूँ 2 कार हैं, एक पॉइंट A है और एक B से स्टार्ट होती है। तो मैं अगर ये कर लूँ, यहाँ ये पॉइंट बना लूँ A, ठीक है, और यहाँ पॉइंट बना लूँ B। तो एक कार तो यहाँ से स्टार्ट होती है और एक कार स्टार्ट होती है यहाँ से। ठीक है, तो ये चलो जी स्टार्ट कर देते हैं। ये जा रही है कार, अब इन पॉइंटों को हम मान लेते हैं। अब मैं कहूँ कि ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पर अगर ये दोनों ही इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, चलो ये कार बना ही देता हूँ मैं। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो दोनों चलती हैं और चलने के पश्चात कितनी देर बाद मिलती हैं, ये मिलती हैं भी, चलती है दोनों करके एक ही दिशा में चलें तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो अब अलग अलग इनकी स्पीड होगी। ठीक है, एक की कुछ हो सकती है, दूसरी की कुछ हो सकती है। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं इनकी स्पीड मान लेता हूँ पहले कारों की। ठीक है, इन कारों का नाम भी दे देते हैं। चलो, अगर तो x और 2 y कार हैं, ये कार जो है x, ये कार y, इनके मैंने नाम दे दिए। ठीक है, A और B से साथ साथ चल रही हैं। तो माना
कार एक्स की गति, ये किस गति से चल रही है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। ठीक है, तथा कार वाई की गति, इसकी क्या गति है भैया, इसकी गति है वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये दोनों चल रही हैं। ठीक है, अब दोनों चल रही हैं तो ये 5 घंटे चली, तो 5 घंटे बाद ये इस पॉइंट पर मिली। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया, अगर एक ही दिशा में चलेंगी इसका नाम दे दिया हमने P और इसका दे दिया Q। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि अब इसमें केस बना लेंगे। ये बिंदु है, ये बिंदु भी, तो क्या कहेंगे कि कार केस 1, कार एक्स बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, तथा कार वाई बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है। तो ये यहाँ से चली और ये यहाँ से चली, तो चलना प्रारंभ करती है। तो माना दोनों कारें 5 घंटे पश्चात बिंदु, अच्छा इसमें एक चीज़, 5 घंटे पश्चात बिंदु Q पर मिलती हैं, जबकि दोनों की दिशा एक ही हो, जबकि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। भाई यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ये स्लो जा रही है, थोड़ी तेज़ जा रही है। ठीक है, तो ये 5 घंटे में यहाँ पहुँची और ये 5 घंटे में यहाँ पहुँची, दोनों यहाँ मिलती हैं सपोज इस पॉइंट पर। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमने देखा कि Q पर मिलती हैं। ठीक है, तो कार X के द्वारा, ठीक है, कार X के द्वारा जो दूरी तय की गई दूरी कितनी है भैया, ये है जी हमारी कितनी, यहाँ से कार चली यहाँ तक कितनी दूरी तय की, AQ। ठीक है, तो अब कार Y के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जी BQ। ठीक है, तो ये 5 घंटे में जाके मिलती हैं, कितने में, 5 घंटे बाद ये कारें 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो अब क्या होगा, कार X 5 घंटे में दूरी तय करेगी, कितनी, 5x। कार Y 5 घंटे में दूरी कितनी तय करेगी, ये करेगी जी 5y। ठीक है भाई, 1 घंटे में जा रही है x किलोमीटर, देख रहे हैं ना, 1 घंटे में जा रही है x किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितनी जाएगी, 5x किलोमीटर। अगर कार Y 1 घंटे में जा रही है y किलोमीटर, तो 5 घंटे में जाएगी 5y किलोमीटर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि
इसमें ये भी दे रखा है कि 100 किलोमीटर दूरी है इनकी, ए और बी के बीच की जो दूरी है ये 100 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे में से ए क्यू में से अगर बी क्यू माइनस कर दूँ तो ए बी बच जाएगी। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर जो होगा वो ए बी हो जाएगा। यानी कि ए बी को क्या ले सकते हैं हम, इस पूरे इतने उसको क्या ले सकते हैं, पूरे में से ये घटा दें बी क्यू, तो वही हमने किया है। अब ए क्यू क्या था, अच्छा इसको हम एक काम और कर सकते हैं, ये ए क्यू आई, ये बी क्यू आई। ठीक है, तो यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ये जो चीज़ थी ये ए क्यू थी। ठीक है, बराबर ए क्यू, और ये थी बराबर बी क्यू। तो भैया ए क्यू जो थी वो थी 5x और बी क्यू जो थी 5y, मिला के जो ए बी जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। तो 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर 100 किलोमीटर। तो x माइनस वाई 5 से डिवाइड कर लो तो आ जाएगा 5 दूनी 10। ये समीकरण आ गई हमारी 1। ठीक है, अब ये तो थी जब ए की दिशा में चल रहे हैं। अब स्टूडेंट जब ये कार इधर को चले और ये कार इधर को चले तो कहीं बीच में जाके मिलेंगी। ठीक है, तो कहीं बीच में जाके मिलेंगी। अब ये जो दोनों कारें जब एक ही दिशा में चल रही है तो 1 घंटे में मिल जा रही हैं। ठीक है, जब कारें विपरीत दिशा में चलें तो कहाँ मिलती हैं, तो बिंदु P पर मिलती हैं। कहाँ मिलती है, बिंदु P पर मिलती है। अब क्या करें, तो P पर मिल रही हैं तो P पर कार X जो है कितनी दूरी तय करेगी, कार X जो है P तक जाने के लिए AP दूरी तय करेगी। ठीक है, तो कार X द्वारा तय की गई दूरी कितनी दूरी है, ये AP है, और कार Y के द्वारा तय की गई दूरी ये कितनी है भाई, Y जो चलेगी वो BP चलेगी। कितनी चलेगी, BP। ठीक है, अब कार 1 घंटे मिलती है। इस स्थिति में कार जो है, कार 1 घंटे में मिलती हैं। 1 घंटा लग रहा है ना दोनों को इस तरफ जाने में। ठीक है जी, चलो करते हैं इसको आप आगे। अब 1 घंटे में मिल रही हैं तो क्या होगा, अब यानी कि A से P तक की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 1 घंटे में मिल रही हैं तो डिस्टेंस अब क्या करेंगे हम, 1 घंटे मिल रही हैं तो कहेंगे कार X के द्वारा 1 घंटे में तय की दूरी कितनी होगी, ये X किलोमीटर होगी। ठीक है, और कार Y के द्वारा 1 घंटे में तय की दूरी क्या हो जाएगी, Y किलोमीटर होगी। ठीक है, अब 1 घंटे में कितनी चल रही है, AP 1 घंटे में यहाँ पहुँचेगी, 1 घंटे में यहाँ पहुँचेगी। तो 1 घंटे में, ठीक है, तो इसी के आगे हम क्या काम कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, अतः AP बराबर X किलोमीटर और BP बराबर
वाई किलोमीटर, ये भी ले सकते हैं। अब ये ए पी गई, ये बी पी आई, दोनों 1 घंटे में चली हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार अतः लिखेंगे ए पी प्लस बी पी, ये दोनों मिलके चली ए बी डिस्टेंस। अब ए पी क्या थी, ए पी थी एक्स और बी पी क्या थी वाई, 1 घंटे में चली है ना ये, तो ये आ गया 100। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरणों को हल करना है। समीकरण 1 और 2 को हम देख रहे हैं। समीकरण 1 तो ये है और समीकरण 2 ये है। अब इसमें क्या अप्लाई करें, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करते हैं तो x प्लस वाई बराबर 100 है, दूसरी x माइनस वाई बराबर कितनी 20। सिंपल इसको काट के 2x बराबर 120, तो x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, अब क्या करें, अब हम ये तो 60 आ गया। अब हम क्या काम करें कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखें तो क्या आएगा, 1 क्या कहती है, 1 है जी हमारी x माइनस वाई बराबर 20 और x का मान आया 60 माइनस वाई बराबर 20, तो 60 माइनस 20 बराबर y, तो y इजिकल टू आ गया हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अतः कार x की गति कितनी है, ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कार y की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न चौथा भी ख़त्म हो गया। अगर देखना चाहो तो इसको एक बार और समझ सकते हैं कि भैया ये यहाँ से चली, क्यों पे जाके मिली 5 घंटे में, ये यहाँ से चली भी, ये 5 घंटे में यहाँ मिली, तो 5 घंटे में कार एक्स जो 5x दूरी तय कर रही है, कार वाई जो 5y दूरी तय कर रही है। ठीक है, अब हम ए क्यू को क्या लिखें, ए क्यू को लिखें कि भाई नहीं, ए बी को क्या लिखें, ए बी को लिखेंगे ए क्यू में से बी क्यू माइनस कर दो, तो वही हमने किया ए क्यू माइनस बी क्यू। तो 5 घंटे में 5x चली, 5 घंटे में 5y चली और ये दूरी इन्होंने दोनों का जो डिफरेंस था वो 100 किलोमीटर था। यहाँ से एक इक्वेशन आई, और जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, इधर उधर चल रही हैं, एक इधर आ रही है एक इधर आ रही है, तो 1 घंटे में मिल जाएगी। तो 1 घंटे में ये दूरी तय कितनी करेगी, 1 घंटे में जो दूरी तय कर रही है ये x किलोमीटर कर रही है कार x, और ये दूसरी कर रही है कार y किलोमीटर कर रही है, यानी कि ए पी जो चली x किलोमीटर चली और बी पी चली y किलोमीटर। दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये ए बी बन जाएगा, यानी कि x प्लस वाई 100। इन दोनों इक्वेशन को, ये समीकरण 2 बन गई। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो x का मान आया हमारा 60 और y का मान आया 40। इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसको करते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर करते हैं, बिना पढ़े तो समझ में आएगा नहीं क्या करना है। चलिए जी पहले पढ़ लेते हैं और इस प्रश्नावली की भी अंत्येष्टि हम करेंगे। फिर कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो है, पहले तो चौथे का क्वेश्चन नंबर कितना है, 5वां है जी। ठीक है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो यहाँ पर एक आयत है, पहले जो आयत है वो ये था, जिसकी लंबाई थी x और चौड़ाई जो थी वो थी y। ठीक है, तो जो पहले उपलब्ध था हमारे पास जो आयत था, उसकी लंबाई हमारी x, माना आयत की लंबाई क्या थी भैया, वो थी हमारी x और चौड़ाई y। अगर मेरे पास ये आयत है, इसकी लंबाई x है और चौड़ाई
वाई है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, आप ये कह दो, ये क्या पूछ रहे हो सर, इतनी आसान सी बात पूछ रहे हो, ये तो हम चुटकी बजाते निकाल देंगे, एक्स और वाई। तो ये हमारा इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई आ गया। ठीक है, अब केस 1 में क्या कहता है ये कहता है कि भैया जो अब आयत जो है, अगर इसकी ये जो है लंबाई, ये कहता है कि उसकी लंबाई 5 का इकाई कम कर दो। तो ये हमने जी लंबाई 5 इकाई कम कर दी, तो x माइनस 5। और क्या कहता है कि भैया इसकी जो चौड़ाई है ये बढ़ा दो, ये हमें बड़ा चाहिए। ठीक है, अब अगर ऐसा कर दिया जाए तो अब नई अब लंबाई ये हो गई x माइनस 5 और चौड़ाई कितनी हो गई? ये हो गई y प्लस 3। अब क्या क्षेत्रफल होगा? अब क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, होगा कि नहीं होगा? ठीक है भाई, लंबाई चौड़ाई। अब क्षेत्रफल में जो कमी आ रही है, जो क्षेत्रफल ये था, इसके क्षेत्रफल में अगर मान लो ये जो था 100 था, इसका क्षेत्रफल 9 कम हो जा रहा है, यानी कि फिर 91 रह जाता है। तो क्षेत्रफल में कमी कितनी है? कमी ये जो आई है 9 की आई है, 9 वर्ग इकाई। ठीक है, तो अब हम क्या काम करें प्रश्नानुसार। पहले जो क्षेत्रफल था हमारा ये था, अब नया क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि x माइनस 5 और y प्लस 3, ये नया क्षेत्रफल है। कमी कितने की आई? 9 इकाई की आई। चलो जी, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स वाई, अब ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y और 5 3 15 बराबर 9। तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई, और खोल ही देते हैं इसको, तो माइनस आ गया, ये माइनस 3x हो जाएगा, ये प्लस 5y हो जाएगा, ये प्लस 15 बराबर 9। इससे तो कट गया ये। अब क्या हुआ? माइनस 3x प्लस 5y और ये 9 माइनस 15, तो माइनस 3x माइनस 5y, तो ये 15 में से 9 के कितने बचे? 15 में से 9 के 6 माइनस का, माइनस से गुणा कर दो पूरी लाइन में, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 5y बराबर ये आ गया 6। ये समीकरण आ गई हमारी 1। अब दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है? अब दूसरी स्थिति में कह रहा है कि क्या कहता है ये कि भैया यदि लंबाई को 3 बढ़ा दें, और यदि लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें, यदि लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें। अब हमने क्या काम करा कि भैया लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ा दी। लंबाई तो हमने कर दी 3 बढ़ा दी, कितनी बढ़ाई है? 3 ही बढ़ाई है ना, एक बार पढ़ लो ज़रा मैं, नहीं लंबाई 5 बढ़ाई है, लंबाई 5 बढ़ाई और चौड़ाई 3 बढ़ाई। तो अब क्या होगा? ठीक है, अब अतः लंबाई कितनी? x प्लस 5 और चौड़ाई ये कितनी? y प्लस 3। ठीक है, अब क्या कहता है कि भैया अब तो ये देख ही रहे हैं आप, जब ये दोनों चीज़ बढ़ गई है तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा इससे। तो पुराने क्षेत्रफल से अब ये 67 बढ़ गया है। ठीक है, यानी कि अब अंतर कितना आ गया? तो नए क्षेत्रफल में से और y ये नए क्षेत्रफल है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसमें से पुराना क्षेत्रफल अगर घटा दिया जाए तो इस 67 का फ़र्क आ गया है। चलो जी, एक्स वाई मल्टीप्लाई कर लो इनकी, प्लस 3x प्लस 5y प्लस 15 माइनस एक्स वाई बराबर 67। एक्स वाई से एक्स वाई कटा तो 3x प्लस 5y, ये 15 को उधर ले जाओ, बराबर 67 प्लस 15,
तो 3x प्लस 5y और 67 में हमने 15 जोड़ा तो कितना बचा, एक ओहो यहाँ एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर कहता है ये कि चौड़ाई 2 इकाई बढ़ानी है, तो चौड़ाई हमने 2 इकाई बढ़ानी है। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ आता है 2x और ये 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5y, तो ये आ जाएगा जी हमारा 2x, ठीक है, प्लस 3 इकाई और 2 इकाई, ये भाई ये पूरा ही गड़बड़ हो गया। तो 3 यहाँ पर है और 3 और 2, चलो करते हैं इसे सही। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3y आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें इसको, अब इसका 3x प्लस 5y और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हमारा 6 आएगा, ठीक है। अब ये 6 जो है उधर जाके हमारा माइनस हो जाएगा, तो 67 में से 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है, यहाँ तो आएगा 3 और आ जाएगा 61, ठीक है। ये हमारा फिर दोबारा से साफ साफ 2x प्लस 3y बराबर 61 हमारी दूसरी समीकरण आएगी, ठीक है। चलो अब इन समीकरणों को हल करते हैं। चलिए जी समीकरण 1 व 2 को, अब समीकरण 1 व 2 को हल करें तो पहले देखना पड़ेगा किस में क्या करना है। यहाँ 3 है या 5 है या 3 है, या तो पहली में 3 से, पूरी लाइन में 3 से गुणा कर लो, दूसरे 5 से गुणा कर लो। तो मैं क्या काम करूँगा, समीकरण 1 में गुणा करी मैंने किससे, 3 से, तथा समीकरण 2 में 5 से करके हल करने पर करते हैं। चलो जी, तो पहले में तो हम कर रहे हैं जी 3 से गुणा, तो 3 तिया 9x, 3 पंजे 15y, 3 छिंग 18, ठीक है। दूसरे में कर रहे हैं 5 से, तो 5 दूनी 10x, 5 तिया 15y और ये हो गया कितना, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 छिंग 30, 305 माइनस प्लस तो पहले से ही हुए हुए हैं ये, ठीक है, माइनस प्लस पहले से ही हुए हुए हैं ये। तो मैं इसको काट रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ 19x आया और यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 323 आएगा। तो x बराबर आ जाएगा 323/19। अब 19 से अगर डिवाइड करें तो 19 से कम 19 और 19 27 7 पर कटेगा, यानी कि x का मान आ गया 17 और x का मान समीकरण किस में रखें, किसी में भी रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है जी 2x प्लस 3y इजिकल टू 61, तो 2 × 17 प्लस 3y बराबर 61, तो 3y बराबर 61 माइनस 17 दूनी 34 और 3y ये बचे हमारे पास 27, y का मान आ गया 9। तो स्टूडेंट हमारे पास x का मान आया कितना, 17, ठीक है। अतः आयत की लंबाई कितनी, 17 और चौड़ाई 17 मीटर और चौड़ाई कितनी थी, ये थी 9 मीटर। तो यूँ करके हमारी ये पूरी प्रश्नावली 3.5 ख़त्म हो गई। चलिए जी।